दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया है, उसमें इंडियन एयरफोर्स के सामने जहां पे टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर है, तो वहीं पे इन 8 एयरक्राफ्टों में इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में सबसे जो स्ट्रॉन्ग दावेदार है वो है डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि पिछले बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, असल में इस बार उससे भी अधिक ताकतवर और अपग्रेडेड एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा गया है। कुछ रिपोर्टों में जहां पे दावा किया जा रहा है कि पिछले बार जहां पे भारत के द्वारा F3R वेरिएंटों को खरीदा गया था, तो वहीं पे फ्रांस की तरफ से इस बार F4.1 और F5 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने किया गया है। और दोस्तों अब ये जो F4.1 या फिर कहे तो राफेल एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन है, उसे फ्रांस की तरफ से सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया है, जिससे कि माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में फ्रांस का जो दावेदारी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के तरफ से राफेल F3R वेरिएंटों के साथ ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों को 3 हिस्से में जो अपग्रेड करने का प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत असल में दशक के अंत से पहले डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के एक ऐसे वेरिएंट को तैयार करना है जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में आने वाले दशकों में राज कर सके। और हाल ही में ही डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि राफेल F4.1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा चुका है, जो कि इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। वैसे तो दोस्तों रिपोर्ट में ये तक दावा किया जा रहा है कि राफेल F4.1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का जो फर्स्ट फ्लाइट है वो फरवरी 16, 2024 के दिन ही अंजाम दिया गया था और इस फ्लाइट को 30th फ्लाइंग विंग के तरफ से अंजाम दिया गया था। लेकिन हाल ही में ही फ्रांस के एयर एंड स्पेस फोर्स की तरफ से पब्लिकली जानकारी दिया गया है और ये जानकारी बेसिकली एक ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को 2070 तक इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों के F5 स्टैंडर्ड तक को तैयार करने का बात कहा जा रहा है, जो शायद राफेल एयरक्राफ्टों के सबसे अपग्रेडेड और सबसे आधुनिक वेरिएंट हो। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डैसॉल्ट एविएशन से राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा गया था, तब असल में फ्रांस के तरफ से F3 वेरिएंटों को ही ऑपरेट किया जाता था, लेकिन भारत के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए F3 वर्जन को अपग्रेड करते हुए F3R वेरिएंटों को बनाया गया। और आप लोगों को बता दूं कि F3R वेरिएंट ही इन मॉडर्न राफेल एयरक्राफ्टों के तरफ फ्रांस का पहला कदम था। और F3R के बेस पे जहां पे F4 वेरिएंट बनाया गया है, तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों में ये तक दावा किया जाता है कि भारत के द्वारा खरीदा हुआ F3R वेरिएंट और F4 वेरिएंटों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन F4 वेरिएंट से जो F5 वेरिएंटों को तैयार किया जा रहा है उसका जो पहला श्रेणी है वो है F4.1 वेरिएंट। अब दोस्तों ऑलरेडी फ्रांस की तरफ से अपग्रेडेड F4 वेरिएंटों को तैयार किया जा चुका है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है उसके अंतर्गत फ्रांस के द्वारा इन्हीं एयरक्राफ्टों का ऑफर जहां पे किया गया है, तो वहीं पे अगर समय से पहले F5 वेरिएंट बन जाता है तो शायद भारत को F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया जा सकता है, या फिर भारत के सामने ऐसा स्कोप रखा जाएगा जिसके अंतर्गत अगर राफेल के F4 वेरिएंट भी भारत के द्वारा खरीदा जाता है, तब भी नो डाउट आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों को F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकेगा। अब दोस्तों ऑलरेडी फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक के रूप में देखा जाता है और इन्हीं कारणों के वजह से जहां पे कई सारे देशों के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा जा रहा है, तो वहीं पे भारत के द्वारा भी राफेल एयरक्राफ्टों की क्षमताओं को देखते हुए इन एयरक्राफ्टों को लेकर इतना अधिक इंटरेस्ट दिखाया गया। जबकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं भारत के द्वारा ऑलरेडी 36 एयरक्राफ्टों खरीदा गया है और नेवी की तरफ से भी 26 राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा जा रहा है, जिन वजह से राफेल एयरक्राफ्टों के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में चुने जाने का भी संभावना अधिक है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से राफेल के सबसे ताकतवर तरीन वेरिएंटों का ऑफर भारत के सामने इसीलिए भी किया गया है क्योंकि अन्य कंपनियों के द्वारा भी ताकतवर से ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा और इवन पिछले बार डैसॉल्ट एविएशन को कड़ी टक्कर देने वाले यूरोफाइटर टाइफून भी अपने ट्रेंच 5 एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के सामने कर रहा है और नए एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे इस टेंडर में इस बार F-15EX और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे अगर इन एयरक्राफ्टों को हराना है तो नो डाउट पिछले बार के मुकाबले में अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के सामने ऑफर के तहत रखना जरूरी था। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि पुराने राफेल एयरक्राफ्ट और नए अपग्रेडेड राफेल एयरक्राफ्टों में ऐसा क्या खास अंतर है जिस वजह से नए एयरक्राफ्टों को लेके डैसॉल्ट एविएशन के तरफ से इस तरीके से काम किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के नए इक्विपमेंटों को जोड़ा जाएगा, जिनमें एक नया इंट्रा पायलट एंड सैटेलाइट लिंक कम्युनिकेशन सर्विस और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी जोड़ा जाएगा, जो कि बैटलफील्ड में जो कम्युनिकेशन है उससे मजबूत करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को अन्य इक्विपमेंटों के साथ कनेक्टेड रखेगा। इसके अलावा नए अपग्रेडेड राफेल एयरक्राफ्टों में एक
अपग्रेडेड थेल्स के RBE-2 रडार सिस्टम्स को भी जोड़ा जाएगा, जो कि ग्राउंड टारगेट मूवमेंट के साथ साथ एरियल टारगेट ट्रैकिंग, इवन इसमें एक मॉडिफाइड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सेंसर्स को भी जोड़ा जाएगा, जो कि पैसिव डिटेक्शन और एयरबर्न थ्रेट को लंबे दूरी से डिटेक्ट करने में मदद करेगा। राफेल के इन अपग्रेडेड वर्जनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें 3 सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के 1000 किलोग्राम के AASM हैमर जैसे GPS गाइडेड और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को लगाया जा सकेगा, जो कि सिग्निफिकेंट दूरी से भी ग्राउंड टारगेटों को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों को साइबर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत भी जोड़ा जाएगा, ताकि इन एयरक्राफ्टों को ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से हराया जा सके और ना ही किसी भी तरीके का कोई भी साइबर हमले से नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि दोस्तों, राफेल F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को निर्माण करने से पहले दावा किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के द्वारा स्टेज बाय स्टेज इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जाएगा, जिनमें राफेल F4.1 के बाद शायद F4.2 और F4.3 जैसे वेरिएंटों को भी तैयार किया जाए। पर दोस्तों, नो डाउट डसॉल्ट एविएशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इससे नो डाउट आने वाले समय में राफेल एयरक्राफ्टों का जो डिमांड है वो और बढ़ेगा। हालांकि ऑलरेडी कई सारे देशों की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑलरेडी डील किया जा चुका है और भारत के टेंडर में भी फिलहाल राफेल एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। पर दोस्तों, ये जो F4.1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट और आने वाले समय के इसके जो अपग्रेडेड वर्जन है, नो डाउट अन्य देशों को भी काफी अधिक परेशान करेगा। अब दोस्तों, डसॉल्ट एविएशन के इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो बेसिकली इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 1986 को हुआ था, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन का फर्स्ट फ्लाइट 1991 को हुआ और इन एयरक्राफ्टों को साल 2001 में सर्विस में लाया गया है और फिलहाल ऐसे 250 से भी अधिक एयरक्राफ्टों का निर्माण फ्रांस की तरफ से किया जा चुका है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का उपयोग भारत और फ्रांस के अलावा इजिप्ट, ग्रीस और कतर जैसे देश कर रहा है। हालांकि इसके अलावा क्रोएशिया के द्वारा भी कुछ एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक मेगा ऑर्डर प्लेस किया है। राफेल एयरक्राफ्टों के जो वेरिएंट फिलहाल ऑपरेशनल है वो आइदर सिंगल पायलट या फिर ट्विन पायलटेड वेरिएंट है और इन एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच और विंग स्पैन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 5.34 मीटर मतलब करीब करीब 17 फीट 6 इंच है। तो ईपीएस का विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट करीब करीब 9,850 किलोग्राम से लेकर 10,600 किलोग्राम के दरमियान है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के पास इंटरनली 4,700 किलोग्राम के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, जबकि वहीं पे ये ड्रॉप टैंक के सहारे भी एडिशनल फ्यूल को कैरी कर सकता है। इन एयरक्राफ्टों में 2 सिग्मा M88-4E टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीब करीब 50 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है। तो वहीं पे इन इंजनों के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाई ऑल्टीट्यूड में अधिकतम 1912 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.8 की रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में यही रफ्तार करीबन 1390 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.1 के आसपास है। एयरक्राफ्ट सुपर क्रूजर मोड में भी करीब करीब माक 1.4 की रफ्तार में उड़ान भर सकता है, मतलब बिना आफ्टर बर्नर का भी ये सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भर सकता है। जबकि एयरक्राफ्ट की अगर कॉम्बैट रेंज को देखा जाए तो करीब करीब ये 1850 किलोमीटर है, जबकि फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 15,835 मीटर या फिर कहे तो 51,952 फीट है। तो वहीं पे ये जो एयरक्राफ्ट है ये +9G से लेके -3.5G तक दबाव झेल सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इमरजेंसी कंडीशन में ये +11G तक का दबाव झेल सकता है। जबकि वहीं पे अगर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को देखा जाए तो इसमें एक 30 मिलीमीटर के कैनन का उपयोग किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट है। हालांकि नेवल वेरिएंट में करीब करीब 13 हार्ड पॉइंट है और इन हार्ड पॉइंटों के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये 9,500 किलोग्राम के फ्यूल और वेपन को कैरी कर सकता है। दोस्तों, एयरक्राफ्टों में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA के माइका, EM और IR जैसे ताकतवर तीर्ण मिसाइल के साथ साथ मिटियोर जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर तीर्ण मिसाइल और मैजिक 2 जैसे मिसाइलों का उपयोग किया गया है। जबकि एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में MBDA के अपाचे, MBDA के शॉर्म शैडो, ASAM हैमर, GVU-12 PVA-2, GVU-16 PVA-2, GVU-22 PVA-3, GVU-24 PVA-3 और GVU-39 एनहांस PVA-2 का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा AS-30L और मार्क 82 जैसे हथियार के अलावा MBDA का AM-39 एग्जॉस्टेड मिसाइलों का भी उपयोग किया जाता है। और फ्रांस के पास तो राफेल एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे भी वेरिएंट है जो कि परमाणु हथियार तक को कैरी कर सकता है। हालांकि इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा थेल्स के डायनामिक टारगेटिंग पॉड, थेल्स के एयरबोर्न रैकी ऑब्जर्वेशन सिस्टम, थेल्स के ही टेलोस मल्टी फंक्शनल टारगेटिंग पॉड, ड्रॉप टैंक और बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग पॉड्स को भी कैरी किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों में थेल्स के ही RBE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्पेक्ट्रा
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ऑप्टियोनिक्स इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया है। कुल मिला के इन सिस्टमों के सहारे राफेल एयरक्राफ्टों को दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का दर्जा मिला है, जिन वजह से राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में भी काफी स्ट्रॉन्ग दावेदारी रख रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत के द्वारा डसॉल्ट एविएशन के ये अपग्रेडेड राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है, या फिर इस बार टेंडर में इंडियन एयरफोर्स किसी और एयरक्राफ्ट को मौका देगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।